हे गाइस जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो देखिए भैया, अपना इक्वेशन आया था लास्ट लेक्चर के अंदर। हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और हम लोगों को जूल थॉमसन इफेक्ट में डेरिवेशन में अपने को ये मिला था कुछ जाके इक्वेशन नंबर 6 से, है ना। इक्वेशन नंबर 6 ऐसे मिला था, और उससे पहले अपने को पास एक इक्वेशन नंबर था 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में TDS का वैल्यू माइनस VDP था, और यहाँ पे TDS का जो वैल्यू था ये आया था। तो इक्वेशन 6 और 3 से देखिए, बाई इक्वेशन 6 एंड 3, बाई इक्वेशन 3 एंड 6 ऐसा है। जो TDS है वहां से हम लोग लिखे तो TDS का वैल्यू क्या आया, देखो इक्वेशन 3 से माइनस VDP आ गया, तो माइनस VDP वैल्यू रख देते हैं हम लोग इसका, माइनस VDP। तो ये माइनस VDP आएगा इक्वल टू CP dt, और ये आया माइनस T डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये dt आ गया। ठीक है। चलिए, ये मिल गया अपने को। अब देखिए, इन दोनों में dt कॉमन आ रहा है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है हमने, कुछ गड़बड़ किया है। हाँ जी, एक गड़बड़ किया है। देखो, लास्ट लेक्चर में एक चीज़ गड़बड़ की है हमने, वो ये था कि देखो ये डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो डेल एस बाई डेल पी इंटू डी पी आना चाहिए। यहाँ पे हमने टी लिख दिया। देखो इधर डी टी आया, डेल एस बाई पहले वाई के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में करे, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करे डी एक्स आता है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में डी वाई आता है। तो ऐसे टी के रेस्पेक्ट में रहे तो डी टी आता है, पी के रेस्पेक्ट में डी पी आता है। यहाँ पे ये पी नहीं लिखा हमने, इसको टी लिख दिया, ये पी आएगा। यहाँ पे पी कर लेना भैया, ये देखो यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे पी आएगा, ये पी आएगा, जहाँ तक भी चलेगा ये पी चलता रहेगा। ये गड़बड़ किया, ये पी आएगा और ये पी आएगा। ठीक है, ये पी आएगा अपने पास। आगे चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये इन दोनों के अंदर, इन दोनों में पी आ रहा है ना। तो इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आए तो टी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पी डी पी, और ये आएगा माइनस वी डी पी इक्वल टू सी पी डी टी। ठीक है। अब देखो, इन दोनों में डी पी कॉन्स्टेंट है, टी डेल वी बाई डेल टी पी माइनस वी, और डी पी कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया, कॉन्स्टेंट क्या कॉमन है, सी पी डी टी, ऐसा आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, टी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, और ये है सी पी डी टी बाई डी पी। डी पी को उधर ले गया। अब एक काम करता हूँ, ये जो डी टी बाई डी पी है ये बच जाएगा, सी पी को इधर ले आऊँ तो ये सी पी आ जाएगा 1/CP टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम, ऐसा। ठीक है। ये जो चीज़ है, ये सारा जो प्रोसीजर है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे होता है, नियत एंथैल्पी पे है। नियत एंथैल्पी पे है, तो ये जो चीज़ है ये नियत एंथैल्पी पे कैलकुलेट करके लाया है। इस चीज़ को, ये जो आया है इसको हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक। ये जो है dt अपॉन डी पी एच, इसको बोलते हैं म्यू एच। म्यू एच मतलब जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसका वैल्यू ये हो गया, जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन इफेक्ट है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है। तो म्यू एच का जो वैल्यू आया अपने पास में, ये आ गया जूल थॉमसन कोफिशिएंट 1/CP टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम। ये मिला अपने को जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक, ये मिल गया।
अब जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग तरीके से मिल सकता है, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे हम लोग केस लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, ये पॉज करके कॉपी कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करें। केस 1, इफ म्यू एच इज पॉजिटिव। देखो म्यू एच का मतलब क्या है, म्यू एच का मतलब है डेल पी बाई डेल टी, ऐसा ही है या उल्टा लिख दिया मैंने, डेल टी बाई डेल पी, डेल टी बाई डेल पी, ये है। ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये धनात्मक मान लो। ये धनात्मक कब होगा, ये धनात्मक जब होगा जब अगर प्रेशर कम हो तो टेम्परेचर कम हो जाए, प्रेशर बढ़े तो टेम्परेचर बढ़े, तब ये पॉजिटिव रहेगा। मतलब दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, प्रेशर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए। तो हम लोग पोरस प्लग में ऐसे तो हैं, पोरस प्लग में इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है। मान लो प्रेशर इधर आने पे कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए, तब तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो इसको बोलते हैं शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट। तो इस सिचुएशन में जब अगर म्यू एच पॉजिटिव है तो कूलिंग इफेक्ट होता है, मतलब शीतलन प्रभाव होता है। कूलिंग इफेक्ट, इस स्थिति में शीतलन प्रभाव। कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, कूलिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, कूलिंग इफेक्ट होता है इस सिचुएशन में, ठीक है। केस 2, सारे जो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी के सब गैसेस हैं उनके लिए ये चीज होती है। लेकिन इफ म्यू एच इज नेगेटिव, म्यू एच नेगेटिव का मतलब हो गया डेल टी बाई डेल पी नेगेटिव, ऋणात्मक। और ये सिचुएशन कब बनती है, ये सिचुएशन जब भी बनती है इसका मतलब प्रेशर कम कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उल्टा होगा। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उल्टा होता है, तभी नेगेटिव आता है। और ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीटिंग हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ताप बढ़ रहा है, मतलब तापन बोलते हैं इसको, तापन, तापन प्रभाव होता है, तापन प्रभाव होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, हीटिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग होता है, क्लियर। और अगर ये जीरो हो तो ना हीटिंग होगा ना कूलिंग होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई रिजल्ट उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये छाप लेना पॉज करके। थर्ड की बात करता हूं, केस 3, इफ म्यू एच इज जीरो, जीरो हो तो मतलब ना कूलिंग होगा ना इफेक्ट, ना हीटिंग होगा, न ही तापन ना ही शीतलन प्रभाव होता है। नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग, कुछ भी नहीं होता इस सिचुएशन में। हाँ आप चाहो तो ये जो है ये वाला जो सेकंड वाला है ये, इसमें लिख सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो हाइड्रोजन व हीलियम गैस के लिए, और इसमें तो बाकी के सारे गैसेस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस लिख लेना सेकंड वाले में, और इसके अंदर आइडियल गैस होता है, इसमें आदर्श गैस, आदर्श गैस की सिचुएशन में ऐसा होता है। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए ना हीटिंग होगा ना कूलिंग होगा, क्यों? क्योंकि आदर्श गैस में अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होते, अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होती तो उनके विरुद्ध काम ही नहीं करना पड़ेगा।
अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती तो उनके अगेंस्ट वर्क कैसे करना पड़ेगा? तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं मानते, क्योंकि आइडियल गैस का कंसेप्ट ये होता है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो आदर्श गैस के लिए 4 आइडियल गैस है ये, 4 आइडियल गैस, 4 आइडियल गैस। ये हो गया, ये छाप लेना भैया। ये एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर इसमें थोड़ा पार्ट बचा वो और कर लेते हैं हम लोग। हाँ, काफ़ी टाइम है अपने पास में भी। क्लैरिटी आ रही है क्या आपको? ये थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है। नाउ इट्स बेटर। हाँ जी, आगे चलते हैं। चलो लास्ट क्या, ये चीज़ें हो गई ना, इसके ये आ गए इफेक्ट वगैरह। अब देखो मैं ये जो क्या बोलते हैं म्यू एच, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, जूल थॉमसन गुणांक, इसको मैं अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करता हूँ। जैसे आदर्श गैस के लिए भी निकाल लेता हूँ, आइडियल गैस के लिए, और वॉन डेर वाल गैस के लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहला सिचुएशन हम लोग आइडियल गैस के लिए बात करते हैं। ये छाप लिया होगा आपने। आइडियल गैस के लिए बात करते हैं हम लोग, आदर्श गैस के लिए। कई बार ऐसे बोल दिया जाता है जूल थॉमसन गुणांक का डेरिवेशन कैलकुलेट करो, डिराइव द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, और आइडियल गैस के लिए और वॉन डेर वाल गैस के लिए इसके वैल्यू कैलकुलेट करो ऐसे। तो आदर्श गैस के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, आदर्श गैस के लिए 4 आइडियल गैस, 4 आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस के लिए पहली चीज़ तो जूल थॉमसन इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिंस जूल थॉमसन गुणांक जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ये जो होता है वो म्यू एच कुछ ऐसा होता है 1/cp, ये v बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस v, ऐसा ही है ना? टी आता है यहाँ पे, टी यहाँ पे टी है। ठीक है, ये है अभी कैलकुलेट किया जो हमने, ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है। अब देखो आदर्श केस के लिए इसको इक्वेशन नंबर कुछ पुट कर दो, इसको 7 कर दो। तो 4 आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण जो होता है, आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन से ये कैलकुलेट करके ले आऊं तो डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर कैलकुलेट करना है। तो नियत दाब पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, प्रेशर को कांस्टेंट लेके। तो प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, V का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेल V बाई डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट लेके किया तो इसको ऐसे लिख देता हूँ। इधर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो NR कांस्टेंट है, टेम्परेचर का 1 हो गया, ऐसा आ गया। तो ये जो मिला डेल V बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, ये मिला अपने को NR बाई पी। इसको इक्वेशन नंबर 8 कर देते हैं, NR बाई पी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ क्या? NR बाई पी यहाँ पे रख दूँ। तो इक्वेशन नंबर 7 और 8 से बाई इक्वेशन 7 एंड 8, बाई इक्वेशन 7 एंड 8 देखिए क्या होगा, म्यू एच इक्वल टू 1/cp टी NR बाई पी माइनस वी, ऐसे आ गया। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। यह आएगा म्यू एच। अब देखो NRT ऊपर, NRT PV के बराबर होता है, तो NRT को PV के बराबर रखा तो PV अपॉन P माइनस वी, P से P कैंसिल आउट हो गया, V माइनस वी 0 आएगा। तो म्यू एच इक्वल टू 0। तो जूल थॉमसन गुणांक आदर्श गैस के लिए 0 आता है।
जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस इज 0। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जूल थॉमसन गुणांक 0 है। इट मीन्स ना तो उसका शीतलन होता है गैस का, ना ही हीटिंग होता है, ना कूलिंग होता है, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना कम होगा। क्यों? क्योंकि आदर्श गैस के लिए अट्रैक्शन फोर्सेस होते ही नहीं है। आइडियल गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते, तो उसको दूर जाने के लिए काम भी नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज अट्रैक्शन नहीं है तो अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वर्क कहाँ से करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो म्यू एस 0 होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो आप, इसको पॉज करके पहले तो ये छाप लो और यहाँ पे एक लाइन लिखो। क्या लाइन लिखोगे? आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0 फॉर आइडियल गैस। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0 फॉर आइडियल गैस। It means temperature remains constant. It means temperature remains constant for ideal gas. For ideal gas. For ideal gas. अतः आदर्श गैस के लिए ना ही शीतलन प्रभाव होता है, ना ही तापन प्रभाव होता है। अतः आदर्श गैस के लिए ना ही शीतलन प्रभाव होता है, ना ही तापन प्रभाव होता है। इट मीन्स नीदर कूलिंग इफेक्ट नोर हीटिंग इफेक्ट takes place for ideal gas। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता इसके लिए। ना आप इसको पोरस प्लग से पास करवाए, वो छिद्र है उनसे गुजारिए, कुछ नहीं होगा, ना तो ठंडा होगा ना गर्म होगा। ठीक है, ये चीज है। ये तो किसके लिए हो गया? आदर्श गैस के लिए। हम लोग अब बात करते हैं किसके लिए? वॉन डेर वाल गैस के लिए। वॉन डेर वाल गैस के लिए वॉन डेर वाल गैस के लिए फॉर वॉन डेर वाल गैस। तो वॉन डेर वाल गैस के लिए देखो, सिंस एक चीज़ तो पता है, सिंस जो होता है म्यू एच जो है वो क्या है? 1/Cp T del V by del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V, ये होता है ना। अब देखो वॉन डेर वाल गैस के लिए क्या होता है? वॉन डेर वाल गैस समीकरण, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन जो होता है वो ऐसा होता है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी आर टी। ये वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन होता है एक मोल के लिए। अगर मोलों की संख्या कितनी हो, एक हो, मोल अगर 1 है, एक मोल गैस के लिए वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन ये होता है। अब इस इक्वेशन में जैसे A और B क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं। अगर बचपन में आपने वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ा हो या केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो A और B क्या होते हैं? कुछ कांस्टेंट होते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों के इफेक्ट की वजह से ये चीज़ें आ पाती है और इक्वेशन इस तरीके से बन जाता है। जनरली तो PV इक्वल टू NRT होता है, तो ये बन जाता है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे वॉल्यूम है, ये B के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, B के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं इसमें कुछ 2-3 अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम लोग, और अप्रोक्सीमेशन लेके अगर ये वाली चीज इसके लिए कैलकुलेट करें, T del V by del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V, ये चीज अगर इसके लिए कैलकुलेट करें हम लोग, इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके लगभग मान प्राप्त करके,
तो अपने पास में जो मिलता है वो कुछ ऐसे आता है 2a/rt 2a/rt -1 -b ऐसा मिलता है, ये वैल्यू मिलता है 2a/rt -b। इस चीज का वैल्यू ये मिलता है इसके लिए, ये ध्यान रख लेना, 2-3 अप्रोक्सीमेशन लेके करते हैं। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, यही है क्या इसका वैल्यू? हाँ भाई यही है, यही रहेगा 2a/rt -b, ये रहेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखिए, अभी इक्वेशन नंबर 8 रख लीजिए इसको और इसको कर दीजिए 9। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखिए 8 और 9 से, तो बाई इक्वेशन 8 एंड 9, बाई इक्वेशन 8 एंड 9 म्यू एच इक्वल टू 1/cp, ये टी और टी नहीं, ये जो सारा वैल्यू है इसको रिप्लेस कर गया ये 2a/rt -b, ये मिलेगा अपने को, ये मिलेगा। देखो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। ये जो चीज़ है ये ऐसा मिलेगा म्यू एच 1/cp। इसमें देखिए मैं अगर b कॉमन ले लूँ, b कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2a/rb इंटू टी भी है -1 हो जाएगा। ये 2a/rb है, ये ऐसे होता है 2a/rb जो है वो आता है TI, टेम्परेचर आता है ये, इसको बोलते हैं TI लिखते हैं, और इसका मतलब है इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमण ताप इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। 2a/rt को, rb को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर, और इसको ऐसा लिखते हैं म्यू एच इक्वल टू b/cp, और ये आ गया TI अपॉन कैपिटल T -1। ये ऐसे लिखते हैं हम लोग इस चीज को। ठीक है, इसमें भी मैं 2-3 कंडीशन ले सकता हूं, देखिए इसमें 2-3 कंडीशन, इसमें पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें भी अगर मैं केस लूं ऐसे TI जो है, TI का वैल्यू अगर T से ज्यादा है, TI का वैल्यू अगर T से ज्यादा तो ये 1 से बड़ा मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा, TI/T क्या मिलेगा? 1 से बड़ा, और ये 1 से बड़ा मिलेगा तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव मतलब म्यू एच पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव रहेगा मतलब कूलिंग इफेक्ट होगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट मतलब शीतलन प्रभाव। कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज केस 2, अगर TI इन्वर्जन टेम्परेचर T से कम है, इट मीन्स TI अपॉन जो T होगा वो 1 से कम होगा, और ये 1 से कम होगा तो म्यू एच जो होगा वो नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा मतलब तापन प्रभाव, नेगेटिव होता है तो तापन प्रभाव होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, ये हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन व हीलियम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, ये चीज है भैया। केस 3 इफ म्यू एच इज इक्वल टू 0, सॉरी, अगर जो TI है वो T के इक्वल है, तो क्या होने वाला है? तो इसका मतलब ये है TI T के इक्वल है, इसका मतलब है TI अपॉन T जो है वो क्या आएगा? 1। ये क्या आने वाला है? 1 के इक्वल आने वाला है TI अपॉन T, ये 1 आएगा,
इसका मतलब 2a/r भी टी के बराबर आ गया। ये क्या आएगा, 1 आएगा, और ये अगर 1 आ रहा है तो म्यू एच क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नॉर नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग, ना कूलिंग होता है इसमें ना ही हीटिंग होता है। इस स्थिति में ना कूलिंग होता है ना हीटिंग होता है, न ही शीतलन न ही तापन प्रभाव। ये चीज़ है भैया। ये कंप्लीट हो गया आपका जूल थॉमसन। मैं एक बार रिकेप कर रहा हूं कि जूल थॉमसन क्या होता है, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना आप। अब देखिए जूल थॉमसन क्या है। जूल थॉमसन में हमने ये पढ़ा कि एक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर अगर हम किसी गैस को लेते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब पर गैस को लेके जाते हैं, तो उसके प्रेशर में, टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होता है। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी गैसेस के लिए कम हो जाता है, और हाइड्रोजन हीलियम के लिए ये बढ़ जाता है। ये उल्टा होता है, उनके लिए तापन होता है और बाकी गैसेस के लिए कूलिंग होता है। ये शीतलन प्रभाव होता है। इसको हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट देखते हैं, बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट एंथैल्पी पे करते हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है, और फिर हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फॉर्मूला निकाला, और उस फॉर्मूले के बेस पर हमने एक तो आदर्श गैस के लिए कैलकुलेट किया जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और फिर एक वॉन डेर वाल गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए तो 0 आ रहा, वॉन डेर वाल गैस के लिए एक दूसरा फॉर्मूला निकाला, और उसमें भी 3 केस लेके हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे एक आधा। बाकी इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जूल थॉमसन। एक तो ये फॉर्मूला, और एक जो जूल थॉमसन का जो पहले हम लोग बात करें तो ये वाला फॉर्मूला कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैथमेटिकल ये डायरेक्ट याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल पे भी आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया भैया। इसके बाद में एक इफेक्ट और है अपने पास में, डीमैग्नेटाइजेशन वाला, विचुंबकन वाला, तो वो और पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।